नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि जायसवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं कैंसर चिकित्सक हूं और आज मैं आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कैंसर अवेयरनेस के बारे में। हमारे पिछले कई वीडियो से रिक्वेस्ट आ रही थी कि डॉक्टर साहब आप कैंसर अवेयरनेस के बारे में एक सामान्य भाषा में आम जनता को बताइए कि उनको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या जानकारी उनको कैंसर के बारे में होनी चाहिए और कैंसर के बचाव के लिए आप 10-12 एक गोल्डन टिप्स हमको दीजिए। तो आज विस्तार में हम लोग कैंसर के बारे में चर्चा करेंगे हमारे डिस्कशन में। तो दोस्तों, एवरी ईयर वी सी कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। पहले जो बीमारी हमको 60 साल 70 साल में दिखाई देती है, अब वो यंग अडल्ट में पाई जा रही है 20 साल 30 साल 40 साल में। तो ये कैंसर है क्या? दोस्तों, कैंसर यानी ऐसी बीमारी जिसमें हमारे शरीर की नियंत्रण शक्ति को हम खो देते हैं। तो हमारे बॉडी में 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल बनना और 4 से 1000 सेल बनना, ये गुच्छे के समान बन जाती है। चाहे वो सर से बाल से लेकर जुबान की गठान हो या स्तन में गठान हो या फेफड़े में गठान हो, पेट में गठान हो या पैर के नाखून तक, सो सर से लेके पैर तक हर जगह पे कैंसर हो सकता है। ये उस कंडीशन को कहा जाता है जहाँ पे हमारी सेल्स, जिसे हम कोशिकाएं कहते हैं, ये अनियंत्रित रूप से बढ़ती जाती है, इसका कंट्रोल हट जाता है और ये अनरेगुलेटेड सेल्स में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कैंसर केवल गुटखा खाने से, तंबाकू का सेवन करने से या अल्कोहल का सेवन करने से होता है और ये केवल गरीब लोगों को होता है और जो अनहाइजीनिक रहते हैं केवल उनको होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। कई हमारे सेलिब्रिटीज भी हैं जो कैंसर की बीमारी का शिकार हो चुके हैं और वो इससे ठीक भी हो चुके हैं। उदाहरण के लिए सोनाली बेंद्रे को लीजिए, आप राकेश रोशन जी को लीजिए, मनीषा कोइराला जी को लीजिए, युवराज सिंह को लीजिए, इरफान खान को लीजिए, लिसा रे को लीजिए। कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो ये बीमारी से ठीक होके पूरी तरह एक अपनी सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, कैंसर ये स्थिति को कहा जाता है जिसमें अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होता है। उदाहरण के लिए एक नॉर्मल सेल 1 से जब 2 बन जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो एब्नॉर्मल सेल को मार गिराए। लेकिन ये डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारे डीएनए मीडिएट करता है, जब ये डिफेंस मैकेनिज्म खराब हो जाता है तो नॉर्मल सेल हमारी कैंसर की सेल में परिवर्तित हो जाती है। तो अब इसके क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, यानी जिसे हम बदल नहीं सकते। दूसरा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, यानी जिसे हम बदल सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स यानी उदाहरण के लिए एज। कोई व्यक्ति है जिसकी एज 60, 70, 80 ईयर्स हो रही है और अब बॉडी के अंदर का जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो उनका डैमेज हो चुका है, तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति मंगोलियन रेस को बिलोंग करता है जिसमें स्किन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज्यादा है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। थर्ड, फैमिली हिस्ट्री। कोई महिला या पुरुष जो BRCA है या ऐसे एबनॉर्मल कैंसर कॉजिंग जीन्स जो फैमिली से इनके अंदर आते हैं, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। लेकिन हम जिसे बदल सकते हैं उसे मैंने एक नई कैटेगरी में डाला है, इसे हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। उदाहरण के लिए स्मोकिंग, हम सिगरेट को छोड़ सकते हैं, हम तंबाकू का सेवन से बच सकते हैं, चाहे वो गुटखा हो, चैनी हो, हुक्का हो, स्मोकिंग हो, पाइप हो, चाहे कोई भी फॉर्म में निकोटीन का सेवन करना हो। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक सिगरेट में 600 ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जो जलने के बाद में इससे 7000 केमिकल हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं और ये 7000 में से 70 ऐसे केमिकल्स है जिससे कैंसर होता है। तो एक जो सिगरेट है इससे हमारे बॉडी में 7000 केमिकल्स जलने के बाद में हमारी बॉडी में ये हार्मफुल कार्सिनोजेंस का रूप धारण करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल का सेवन, 60 ml से ज़्यादा अल्कोहल कंटिन्यूस लेना एक कार्सिनोजन यानी कैंसर का रूप धारण करने में जो हमारी नॉर्मल सेल है उसको कैंसर की सेल में कन्वर्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आप और मैं जो हमारी आजकल जीवन शैली हो चुकी है, ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं, कुर्सी पर काम करते हैं, हमारा मूवमेंट कम है, जिसे हम डेस्क जॉकी वर्क कहते हैं। ये डेस्क जॉकी वर्क सीडेंटरी लाइफस्टाइल एक कैंसर का कारण बन रहा है। अनहेल्दी फूड कंजम्पशन,
जो आज प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड का हम लोग सेवन करते हैं, जिसमें डीप फ्राइड फूड है, ऑयली फूड है, बाहर का खाना ज़्यादा है, फ्रिज में रखा हुआ खाना ज़्यादा है, ये अनहेल्दी फूड भी एक कैंसर को कॉज करने में रिस्क फैक्टर्स उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मोटापा, ओबेसिटी, पर्टिकुलरली एब्डोमिनल ओबेसिटी, जो पेट के पास में जो फैट जमा होता है, विसरल फैट, ये कार्सिनोजेनिक है। इन्फेक्शन से हमको सर्दी खांसी जुकाम होता है, ये हमको पता है, लेकिन कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जिससे कैंसर होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस है जिससे लिवर कैंसर होता है, और ऐसे कई इन्फेक्शन है जो कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के सामने उभरते हुए दिखाई दे रहे। सन एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर स्किन कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर्स है। ऐसा कहा जाता है कि 20% कैंसर्स वायरस की वजह से होते हैं। इसमें सबसे कॉमन है हेपेटाइटिस बी वायरस। इसके लिए कई लोग टीकाकरण बचपन में हो जाता है, लेकिन अगर हमारा टीकाकरण इसके लिए मिस हो चुका है तो हम ये अडल्ट्स में भी हेपेटाइटिस बी वायरस का टीकाकरण कर सकते हैं, जो लिवर कैंसर से हमको बचाता है। सेकेंड वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। दोस्तों, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जिससे बच्चादानी के मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, वल्वा कैंसर, वजाइनल कैंसर, पिनाइल कैंसर, थ्रोट, गले का कैंसर, ओरोफेरिंजियल यानी ओरल कैविटी और फेरिंग्स, ये जो जहाँ से हम लोग खाते हैं उसके पीछे एक ऑर्गन होता है, इसे फेरिंग्स कहा जाता है। तो ओरोफेरिंजियल यानी थ्रोट कैंसर, इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक सबसे उभरता हुआ कारण है जिसकी वजह से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो पुरुषों में कॉमन है, कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो महिलाओं में कॉमन है। पहले हम महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चादानी के मुंह का कैंसर। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है स्तन कैंसर, जिसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। इसके अलावा बच्चादानी का कैंसर, अंडकोश का कैंसर, जीआई ट्रैक्ट का कैंसर, ये महिलाओं में कॉमन है। जब हम पुरुषों की बात करते हैं, पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर है जिसमें सबसे नंबर 1 पे हमारे देश में आता है हेड एंड नेक कैंसर, यानी मुंह का, गाल का, गले का कैंसर, जो तंबाकू, निकोटीन और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर यानी ईसोफेगस, खाने की नली का कैंसर, पेट का कैंसर और आंत का कैंसर, ये थर्ड पोजीशन में सबसे कॉमन हम हमारी प्रैक्टिस में आजकल देखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये तो हो गए बेसिक कैंसर के बारे में। अब आपको ये समझना है कि आपको कौन से लक्षण दिखाई दे जो आपको डॉक्टर के पास जाना है, व्हेन टू कंसल्ट ए डॉक्टर। तो दोस्तों, ये 10-12 पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा, इसको आप ध्यान में रखिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी आपका पिछले 3 महीने में 10% से ज्यादा वेट लॉस हो गया। पहले आप 50 किलो के थे, अब 40-42 किलो के हो गए, 7-8 किलो आपने वजन लॉस कर लिया है 3 महीने के अंदर। तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, ये कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा 3 महीने से ज्यादा किसी को बुखार आ रहा है, कमजोरी लग रही है, थकान लग रही है, 3 महीने से ज्यादा खांसी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत है, तो ये फेफड़े का कैंसर का लक्षण हो सकता है। जो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है, यूजुअली 10-15 दिन में पेशेंट इसमें ठीक हो जाता है। ये टीबी की दवाई अगर किसी को शुरू है तो 1 महीने में उसका रिजल्ट दिखाई देता है। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी 3 महीने से ज्यादा सिम्टम्स अगर कंटिन्यू होते हैं तो ये कैंसर के लक्षण माने जाते हैं। वजन, पेट का अपसेट रहना, जिसे हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति है सो लूज मोशन हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और ये 3 महीने से ज्यादा है, पेट में इसके साथ में दर्द है, रेक्टम यानी मूल द्वार से ब्लीडिंग हो रही है, कोई महिला है इसको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अलावा एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, तो ये कुछ कैंसर के लक्षण हैं जिसे हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो अगर स्तन में कोई भी गठान 2 महीने से ज्यादा और समय के हिसाब से ये गठान का आकार बदलना, यानी आकार में ये गठान बड़ी होना, ये स्तन कैंसर का लक्षण है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो आजकल हम फीमेल्स में देख रहे हैं बहुत कॉमन होते जा रहा है। महिलाओं को ध्यान देने की जरूरत है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये स्तन में जो गठान है ये पेनलेस होती है। तो ये मत समझना कि मेरे स्तन में जो गठान है इसमें मुझे दर्द नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पेनलेस ब्रेस्ट लंप यानी बिना दर्द की स्तन में गठान, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है, मोस्ट कॉमन साइन है ब्रेस्ट कैंसर का। और यदि खास तौर पे ये गठान समय के हिसाब से इसका साइज बढ़ते जा रहा है तो ये ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण है। साथ ही में अगर वो स्किन को इन्वॉल्व कर रहा है, निपल को इन्वॉल्व कर रहा है तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है।
डायग्नोसिस के लिए जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो, खास तौर पे कैंसर विशेषज्ञ के पास, तो डॉक्टर आपके लिए क्या करते हैं? पहले वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी सर से पैर तक आपकी जांच करेंगे। वो जो भी आपके लक्षण है, चाहे मुंह में छाला हो, स्तन में गठान हो, गले में गठान हो, उसको एग्जामिन करेंगे। जरूरत लगने पे कुछ ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं। उदाहरण के लिए ओवेरियन कैंसर के लिए CA-125 नाम की ब्लड टेस्ट करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA नाम की ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए CA-15.3 नाम की ब्लड टेस्ट करते हैं। इसे हम ट्यूमर मार्कर कहते हैं। इसके बाद में वो गठान के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये व्यक्ति को CT स्कैन की ज़रूरत है, MRI की ज़रूरत है या PET CT स्कैन की ज़रूरत है। ये डिपेंड करता है कौन से कैंसर की हम चर्चा कर रहे हैं और हम उसमें क्या देखना चाह रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम फेफड़े का कैंसर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो व्यक्ति को फेफड़े के कैंसर के लक्षण है, तो हम फेफड़े का CT स्कैन करेंगे। अगर हम कोलोरेक्टल कैंसर की बात करेंगे, रेक्टल कैंसर की बात करेंगे, तो हम रेक्टम का MRI करेंगे। अगर हम बच्चादानी के मुंह के कैंसर की बात करेंगे तो हम लोग पेल्विस का MRI करेंगे। अगर हमको लगता है कि फैला हुआ कैंसर है तो हम PET CT स्कैन नाम की जांच करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जांच हर व्यक्ति को की जाती है, बिल्कुल भी नहीं। जांच डिपेंड करती है कि कैंसर का लोकेशन कहाँ पे है। उसके बाद में डॉक्टर यूजुअली जहाँ पे कैंसर की गठान दिखती है वहां से बायोप्सी, नीडल टेस्ट कहते हैं। ऐसी समाज में बहुत बड़ी मिथ है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, बायोप्सी कैंसर के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। बिना बायोप्सी के कैंसर का ट्रीटमेंट आगे नहीं बढ़ सकता, डायग्नोसिस नहीं हो सकता है। अब हम कुछ खास जांच की बात करेंगे जो हम हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी यानी स्तन का एक्सरे। जैसे हम फेफड़ों का एक्सरे कराते हैं निमोनिया देखने के लिए, ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर को स्तन में देखने के लिए हम जो स्तन का एक्सरे करते हैं इसे हम लोग मैमोग्राम कहते हैं या मैमोग्राफी कहते हैं। अब मैमोग्राफी किसे करानी चाहिए? हर महिला जिसकी एज 40 या 45 से ज़्यादा है उसे ब्रेस्ट की मैमोग्राफी करानी चाहिए। ये स्क्रीनिंग टेस्ट भी होती है, यानी आपको कोई लक्षण नहीं है फिर भी 3 साल में एक बार आप आपके स्तन की मैमोग्राफी कराइए। अगर आपकी एज 45 से कम है तो मैमोग्राफी नहीं करानी चाहिए, तब आपको अल्ट्रासोनोग्राफी या थर्मोग्राफी नाम की टेस्ट करानी चाहिए। सेकेंड टेस्ट की हम बात करेंगे पैप स्मीयर। पैप स्मीयर एक ऐसी टेस्ट है जिसमें हम महिलाओं में बच्चादानी के मुंह के कैंसर की जांच करते हैं। इसमें एक स्पैटुला यानी स्टिक जैसा होता है जिसमें सामने कॉटन लगा होता है और ये स्वैप स्टिक हम लोग बच्चादानी के मुंह के रास्ते में जाके वहां से उसको 360 डिग्रीज में टर्न करके वहां से एक सैंपल लेते हैं और इसे माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अगर बच्चादानी के मुंह का कैंसर है तो इसमें पैप स्मीयर टेस्ट में, स्क्रीनिंग टेस्ट में ये पकड़ में आता है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट भी मानी जाती है। ये किसे करनी चाहिए? महिलाओं को जिनकी एज 21 साल से ज्यादा है। तो मैमोग्राफी मैंने बताया 45 साल से ज्यादा और पैप स्मीयर 21 ईयर्स से ज्यादा। So if your age is more than 21 years, once in 3 years you should get a pap smear test done. बायोप्सी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी हमको गठान दिखाई देती है तब हम डायरेक्टली वहां से नीडल टेस्ट करते हैं जिसे बायोप्सी कहा जाता है। FNAC पहले किया करते थे, आज के ज़माने में FNAC टेस्ट का ज़्यादा महत्व नहीं है, बायोप्सी टेस्ट का ज़्यादा महत्व है क्योंकि ये 100% कैंसर को डायग्नोसिस बनाने में और फर्दर टेस्ट के लिए, चाहे इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हो, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग हो, जो फर्दर टेस्ट कैंसर के लिए लगती है तो एक बायोप्सी स्पेसिमेन पे ही की जाती है। इसीलिए आजकल हम लोग नीडल टेस्ट नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैंसर में अर्ली डायग्नोसिस का इतना क्यों महत्व है, क्यों हम बार बार स्क्रीनिंग कराने कहते हैं। स्क्रीनिंग हम लोग बार बार इसीलिए करने कहते हैं क्योंकि स्क्रीनिंग से कैंसर जो पकड़ में आता है ये स्टेज 0 या स्टेज 1 में पकड़ में आता है, यानी वो कैंसर अभी तक फैला हुआ नहीं है। तो जो ऐसे कैंसर्स है जो अभी तक फैले नहीं है, लोकलाइज्ड है, केवल ब्रेस्ट में छोटी सी गठान है या मुंह में छोटा सा अल्सर है या पेट में छोटी सी गठान है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट से पकड़ में आते हैं। और इससे फायदा ये मिलता है कि ये स्लाइड में आप देखिए कि हम कोई भी कैंसर को अगर फर्स्ट स्टेज या स्टेज 0 में पकड़ते हैं तो यहाँ पेशेंट का सर्वाइवल 90 to 100% होता है। और यही कैंसर को अगर हम 3rd और 4th स्टेज में पकड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा सर्वाइवल 15 to 20% इतना कम हो जाता है। दैट इज वाई द फोकस इज ऑलवेज ऑन स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग कराते रहनी चाहिए ताकि हम ये बीमारी को स्टेज 0 और स्टेज 1 में पकड़े जहाँ हम मैक्सिमम सर्वाइवल अचीव कर सकते हैं। ये स्लाइड में मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कोलोन कैंसर को यदि हम स्टेज 1 में पकड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा सर्वाइवल 90% है और यही हम इसको स्टेज 4 में पकड़ेंगे तो सर्वाइवल 15 to 20% इतना कम हो जाता है। अब ये जो मैं स्टेज बता रहा हूँ ये स्टेज एक्चुअल में है क्या?
दोस्तों कैंसर की 4 स्टेज होती है, स्टेज 1, 2, 3, 4। कुछ लोग स्टेज 0 भी कहते हैं, जिसे हम प्री कैंसरस या जो स्क्रीनिंग में कैंसर पकड़ाए जाते हैं उसे हम स्टेज 0 कुछ लोग कहते हैं, लेकिन यूजुअली हम लोग 4 स्टेज की बात करते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों कैंसर की 4 स्टेज होती है। स्टेज 1 यानी कैंसर गठान बन के केवल वही टिश्यू में या वही ऑर्गन में सीमित है। स्टेज 2 यानी कैंसर, उदाहरण के लिए अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट से निकल के बगल के लिम्फ नोड तक फैला है, तो यानी वो ऑर्गन प्लस लिम्फ नोड, इसे स्टेज 2 कहा जाता है। स्टेज 3 यानी वो कैंसर का थोड़ा एक्सटेंसिव स्प्रेड हो चुका है, वो कैविटी को इन्वॉल्व कर रहा है, इसे स्टेज 3 कहते हैं। और स्टेज 4 यानी उदाहरण के लिए ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट से निकल के फेफड़ों में, हड्डी में, ब्रेन में फैला है, तो इसे स्टेज 4 यानी फैला हुआ कैंसर हम मानते हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए हमको 3 चीजें करनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको प्रिवेंटिव चेकअप कराना चाहिए। उदाहरण के लिए मैमोग्राफी है, पैप स्मीयर है, कोलोनोस्कोपी है, सीरम पीएसए है, ये जो रेगुलर प्रिवेंटिव चेकअप्स में जांच आती है इसे हमको कराना चाहिए। सेकेंड, स्क्रीनिंग कैंप का हिस्सा बनना चाहिए। जगह पे जो स्क्रीनिंग कैंप लगती है, उदाहरण के लिए ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कैंप है, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कैंप है, कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग कैंप है, तो ऐसे स्क्रीनिंग कैंप का हमको हिस्सा बनना चाहिए। एंड थर्ड, हमको हमारे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो विस्तार में मैंने 12 सिम्टम्स आपको बताए थे कैंसर के लक्षण, इसे हमको मिस नहीं करना है। जब भी हमको ये लक्षण दिखाई दे तो हमको तुरंत कैंसर चिकित्सक के पास जाना है। अब हम बात करेंगे कैंसर के यूजुअल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। दोस्तों कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस में 5 प्रमुख हैं, जिसमें सबसे कॉमन है सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। सर्जरी यानी अगर उदाहरण के लिए छोटी सी गठान स्तन में है तो हमने ब्रेस्ट की सर्जरी करा ली, छोटी सी गठान आंत में है तो हमने कोलोन की सर्जरी करा ली, इसे हम सर्जरी कहते हैं। सेकेंड, रेडिएशन। रेडिएशन यानी कुछ एक मशीन होती है रेडिएशन की, जिसमें मरीज लेटता है और ऊपर से रेडिएशन की किरण वो ट्यूमर को जाके अटैक करती है, इसे रेडिएशन थेरेपी कहा जाता है। जो एक्सटर्नल रेडिएशन होता है और इंटरनल रेडिएशन होता है। थर्ड, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी यानी कैंसर की दवाई जो केमिकल होता है और ये आईवी या टैबलेट के थ्रू मरीज को दिया जाता है, जो डायरेक्टली कैंसर की सेल को मारता है, तो इसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं कैंसर की दवाई को। फोर्थ इज टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी यानी ऐसी दवाई जो उस रास्ते को रोकती है या वो जीन को रोकती है जिसके माध्यम से कैंसर फैलता है। ये भी टैबलेट के फॉर्म में हो सकती है या इंजेक्शन के फॉर्म में हो सकती है। फिफ्थ, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी यानी ऐसी दवाई जो हमारे शरीर की प्रतिकार रोधक शक्ति को मजबूत बनाता है, जब हमारा शरीर ही कैंसर की कोशिकाओं को मार गिराता है। ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है कैंसर के इलाज के लिए। अब हम बात करेंगे कि सामान्य लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उनको कैंसर हो ही ना। ऐसा हम क्या करें हमारे डे टू डे जीवन शैली में ताकि हम कैंसर से मैक्सिमम बचाव प्राप्त कर सके। सबसे महत्वपूर्ण है ईट वेल। ईट वेल का ये मतलब है कि हम मैक्सिमम हमारा फोकस होना चाहिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट बेस्ड डाइट के ऊपर। इसमें भी अगर ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड ऑर्गेनिक फ्रूट्स है, ये सबसे ज्यादा फायदा दिलाते हैं। जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से स्प्रेड फूड प्रोडक्ट्स है, हम हमारे फल को, सब्जियों को अच्छे से वॉश करें 2 बार 3 बार उसका सेवन करने से पहले। प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल न करें। पैकेट में जो फूड आता है, लंबे समय से रेफ्रिजरेटेड फूड है जिसे हम स्टोर करके रखते हैं, खासतौर पे जो रेफ्रिजरेटेड मीट होता है, आजकल पैक्ड मीट का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, इसका हम सेवन ना करें। जो फ्राइड फूड्स है, ऑयली फूड्स है, डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स है, इसका हम सेवन कम से कम करें। और जो बाहर हम लोग स्नैक्स फूड में खाते हैं या फास्ट फूड फॉर्म में खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, मोमोज, कटलेट्स, इसका कम से कम हम हमारे जीवन शैली में सेवन करें। सेकेंड, मेंटेन अ हेल्दी वेट एंड बीएमआई। हम ज्यादा दुबले भी ना रहें और हम ज्यादा मोटे भी ना रहें। खास तौर पे एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी पेट के पास में जो चर्बी जमा होती है, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है, ये सबसे ज्यादा कार्सिनोजेनिक होती है, इस पे हम ध्यान रखें। थर्ड, एक्सरसाइज वेल। एक्सरसाइज वेल का मतलब है रोज 20 से 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन, चाहे योगा करना हो, जुम्बा करना हो, साइकिल चलाना हो, जिम जाना हो, दोस्तों के साथ रनिंग करने जाना,
एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग एनी स्पोर्ट, चाहे आप कोई भी खेल कूद पसंद करते हो, रोज आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन अगर आप इसे करोगे तो आपकी जो एबनॉर्मल सेल्स है इसको हीलिंग में मदद मिलती है और आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। फोर्थ, टोबैको का हम बिल्कुल भी सेवन ना करें, चाहे वो गुटखा हो, तंबाकू हो, स्मोकिंग हो, पाइप हो, हुक्का हो, चैनी हो, खैनी हो, पान हो, टोबैको कोई भी फॉर्म में हम सेवन ना करें, क्योंकि 30 to 40% कैंसर टोबैको की वजह से होते हैं। स्किन को हम प्रोटेक्ट करें, सनस्क्रीन लगाएं, खास तौर पे बच्चों में सनस्क्रीन लगाने का सबसे ज़्यादा फायदा होता है। एक बार हम अडल्ट स्किन हो जाती है तो सनस्क्रीन उतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं करता, लेकिन बच्चों में जब भी बच्चों को हम बीच पे ले जाए, धूप में ले जाए, तब इनको सनस्क्रीन से अच्छी तरीके से इनको प्रोटेक्शन हम दें। फिफ्थ, वैक्सीन्स का हम सेवन करें, वैक्सीन्स को हम लगाएं। आजकल हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन आ रही है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसे बच्चादानी के मुंह का कैंसर होता है, इसकी HPV वैक्सीन आ रही है। ये वैक्सीन का कॉस्ट अब ज़्यादा नहीं है, 1000-1500 रुपए की ये वैक्सीन आती है, 1 या 2 डोज लगाने पड़ते हैं हमको। वैक्सीन से कैंसर का बचाव होता है, खास तौर पे बच्चादानी के मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर, पिनाइल कैंसर और लिवर कैंसर से हम वैक्सीन से बच सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम कोई भी भ्रम का शिकार न बने, हम मिथ का शिकार न बने, हम हमारे सिम्टम्स के ऊपर भी ध्यान दें, हम कैंसर से समझे, हम लड़े, हम डरे नहीं, हम अंधविश्वास का शिकार न बने, हम हर चीज़ में आयुर्वेद, होम्योपैथ, आर्टिफिशियल ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के पीछे हम न दौड़े। हम लोग साइंटिफिक तरीके से हमको कैंसर के बारे में समझना है, साइंटिफिक तरीके से हमको इसका इलाज करना है। और अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी जीवन शैली को फॉलो करेंगे तो मोस्ट ऑफ द कैंसर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं ये कोट के साथ में आज का डिस्कशन खत्म करना चाहूँगा, फीड योर फेथ एंड योर फियर्स विल स्टार्व टू डेथ। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।